मैं आप प्रिय बंधु जो प्रेस मीडिया से मेरे आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं पहले तो आपका शुक्रिया भी नहीं कह सकता हूँ, मगर मैं ये जरूर कहूँगा जो त्रासदी हुई है श्री माता वैष्णो देवी के परिसर में, वैष्णो देवी में, उसी के लिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो ये श्रद्धालु यहाँ पे जान दे चुके हैं। उसके बाद माननीय उपराज्यपाल श्री सिन्हा साहब ने जो डिसीजन लिए हैं, फैसले लिए हैं, उन्होंने कुछ फैसले उन्होंने वैसे लिए हैं, शायद मुझे लगता है कि माननीय राज्यपाल जी को इसने बताया भी नहीं होगा कि जो पर्ची के सिस्टम के लिए फैसले हैं या भवन पे कुछ त्रुटियां रही हैं, उसी लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मेरे साथ मैं पूर्व भारीदार प्रधान होने के नाते और भारीदार होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि हजारों बरस से हम वहां पे थे। 86 के अंदर जब टेक ओवर हुआ तो मेरे ख्याल से मेरी उम्र उस वक्त 20 साल रही होगी। तो मैं, हमारी फैमिली, हमारे परिवार बड़े जुड़े हुए, सदियों से वहां जुड़े हुए थे। और जिस दिन ये हादसा हुआ बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी पीड़ा हुई। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुखदायी घटना थी कि माता के परिसर में इस तरीके की घटना होना बहुत ही दुखदायी होती है और ये आस्था को चोट करती है। और इसने इस घटना ने, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया को ही झकझोर के रख दिया है कि ऐसी घटना का होना, यहाँ पे तीर्थ स्थल पे होना बहुत ही, मैं ये समझता हूँ कि एक बात से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात थी और प्रलय ऐसी घटना हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में जो अपना राज्यपाल श्री ने परसों ये जो डिसीजन लिया है यात्रा पर्ची के रिलेटेड, तो यात्रा पर्ची जो उन्होंने ईमेल की हुई है, मैं समझता हूँ ये उनका बड़ी जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। माननीय उपराज्यपाल जी को ये सोचना चाहिए कि सदियों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सारे ही लोग कोई पढ़े लिखे लोग नहीं होते। 70% से लेकर 80% तो लोग तो मेरे ख्याल से अनपढ़ जो आते हैं वैष्णो देवी में, तो वो यात्रा पर्ची निकाल नहीं सकते। भाई कहाँ से यात्रा पर्ची, मेल से कैसे निकालनी है, कंप्यूटर से कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे ऑफलाइन जो पर्ची का काउंटर है वो बंद नहीं करना चाहिए। अभी आप देखिए रेलवे ने ई अपना जो टिकटिंग शुरू करी है, या आप वहां पे देखिए उन्होंने ऑनलाइन जो पर्ची अपना टिकट देना शुरू किया है, फिर भी ऑफलाइन जो काउंटर वहां पे दिखते रहे पूरी कंट्री के अंदर। चाहे आप दिल्ली देखिए, चाहे जम्मू देखिए, ऑफलाइन काउंटर भी बने हुए हैं। इसी तरीके से मेरी रिक्वेस्ट है माननीय उपराज्यपाल जी से कि आप फैसला जो ले रहे हैं उस फैसले के अंदर थोड़ा सा तरतीब करिए, क्योंकि ये जो आप लोग अपना ईमेल अपना ये पर्ची का सिस्टम जो है वो बनाने जा रहे हैं, मगर इसमें काफी त्रुटियां रहेंगी। और कटरा के लोग जो हैं, कटरा का बिजनेस जो है, मैं बारीदार होने के नाते कटरा के यहाँ पे सराउंडिंग में हम यहाँ पे रहते हैं और बिजनेस भी हमारा यहाँ पे है। पिछले दिनों से 35 सालों से हम कुछ लोग जो बारीदार जो लोग हैं अपनी दुकानें बनाई हैं, ट्रैक के ऊपर दुकानें हैं, या बाणगंगा में है, कटरा में है। तो ये सारे बड़ी मुश्किल से इनका अपना रोजी रोटी का सिलसिला शुरू हुआ था। तो इस तरीके से अगर ये अपना ये टिकट अपना जहाँ पे अगर ये जो ऑनलाइन टिकट शुरू कर दी है, इसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी और खासकर ये यात्री के लिए मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इससे ब्लैकमेलिंग का भी हमारा हो सकता है, क्योंकि कैफे वाले या होटल वाले, मैं समझता हूँ कि भाई आप लोग टिकट ले लेंगे, 1000 रुपए की टिकट ले लेंगे, 1000 नहीं, 100 रुपए की टिकट ले लेंगे, तो कम से कम ये एक नया बिजनेस शुरू हो जाएगा। जो यात्रा करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनके लिए मुसीबत का पहाड़ गिरेगा। तो दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यात्रा पर्ची जो सिस्टम पहले शुरू किया था वैसा ही होना चाहिए। इन्होंने किसी कंपनी को, मैं इसका भी कहूंगा कि श्राइन बोर्ड को बड़े ही तरीके से इन्होंने कई कंपनियां यहां पे ला दी हैं। मैं उनका घोर विरोधी हूं कि कंपनियों से ही कोई काम नहीं कराना चाहिए। श्राइन बोर्ड को खुद देखना चाहिए, श्राइन बोर्ड खुद काम करना चाहिए। और श्राइन बोर्ड को वहां पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो, मैं ये भी डिमांड करता हूं कि पूर्व भारीदार जो हमारे बच्चे, जो नौजवान यहाँ पे दरबदर हो रहे हैं, मेरी अपील है गवर्नर महोदय से कि भारीदारों के बच्चों को जहाँ पे अरेस्ट किया जाए
जैसे आपने यहाँ पे अपना कुछ कंपनियों को ये दे के रखा है, बाहर की कंपनियां हैं वो अपने टिकट का उनको दे रखा है, घोड़े वाला यहाँ पे वहाँ पे वो कोई जी मैक्स कंपनी है उनको बुला लिया है। तो मैं समझता हूँ कि इनको हटा के आप अपने इसको टेक ओवर करें, आप अपने खुद चलाइए। और मैं सोचता हूँ कि खुद चलाएंगे तो पता भी रहेगा, आपको पता रहेगा भाई कितनी यात्रा भ्रमण पे गई है, कितनी यात्रा नहीं गई है। तो इस तरीके की ये बातें जो हैं मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही यहाँ पे बड़े जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया है। तो राज्यपाल जी को, उपराज्यपाल जी को इसके लिए सोचना चाहिए और डिसीजन वापस भी लेना चाहिए। मैं कहूँगा कि आप पहले भी तो यहाँ पे जो टिकटें जो मिलती हैं या जब यात्रा पर्ची मिलती है तो ऑनलाइन भी वो चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है। तो ऑफलाइन के काउंटर कटरा में चलने चाहिए, नहीं तो कटरा का बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। और मैं ये साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि कटरा की इकॉनमी नहीं, मैं समझ नॉर्दर्न इंडिया की इकॉनमी माता की यात्रा पे टिकी हुई है। आप देखिए रेलवे ही देखिए, नॉर्दर्न रेलवे जो है वो करोड़ों रुपए कमाता है। किससे कमाता है? कि यात्री जो माता के आते हैं वैष्णो देवी में तो उसी से वो कमाते हैं। तो इकॉनमी जो है, जो जम्मू कश्मीर की सोच छोड़ के साथ साथ पंजाब की हुई, हरियाणा की, दिल्ली की इकॉनमी भी इसी पे टिकी हुई है। आशीष जी एक चीज बताएं कि इसके अलावा और क्या सजेशन रहेंगी? आप पूर्व पंडित बारीदार के प्रधान रह चुके हैं, यात्रा जो वैष्णो देवी में यात्रा चल रही है, कितनी यात्रा भवन की ओर रवाना कर चाहिए, किस तरह के सिस्टम जो है फिर से इनको अपनाने चाहिए कि इस तरह की त्रासदी इन फ्यूचर ना हो? पहले भी जो यात्रा चलती थी, मुझे लगता है जब टेक ओवर हुआ था 86 की बात है, तो तब 13 लाख यात्रा थी। तो 13 लाख यात्रा थी, गुफा दो थी, 2 गुफाएं होती थी। पहले तो एक ही गुफा थी। 76 में हमारे जो सोल ट्रस्टी हमारा डॉक्टर करण सिंह हुआ करते थे, उन्होंने एक गुफा बनाई थी। और मैं एक बाबू मैं इससे जोड़ना चाहता हूं, तब जो गुफा बनाई थी इन्होंने, उस गुफा को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था, पहले तो इन्होंने बनाना ही नहीं चाहिए गुफा, कि कहने लगे नहीं जी माता की शक्ति है वहां पे गुफा नहीं बनानी चाहिए हमें वहां पे। क्योंकि मैं भी समझता हूँ, आप सारे ये पीछे मेरे सारे भाईदार बैठे हुए हैं, ये सारे जानते हैं, माता का वहां पे कंकर भी उस गुफा के अंदर हो, वो भी हमारे लिए पूजनीय है, वो भी हमारे लिए भगवान है। क्योंकि हम वहां पे जितने भी यहाँ पे आप लोग शायद पता नहीं होगा, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को दुनिया को पता नहीं होगा, मैंने 85 में वहां पे देखा हुआ है कि अंदर हमारे गुफा के अंदर इतनी सारी मूर्तियां हैं, प्रहलाद का खंबा है, शेर का पंजा है, वहां पे बहुत सी चीजें ऐसी हैं हजारों की तादाद में। तो डॉक्टर करण सिंह ने इसीलिए भी उनको हिलाया कि कहीं कहीं ना कोई अगर टूट गया तो पता नहीं क्या आफत प्रलय आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, तब 76 से पहले जब 76 में ये गुफा बनाई गई, उन्होंने काशी से पंडित मंगवाए थे, वो पंडित वहां पे बढ़ाए और 40 दिन तक वहां पे हवन चलता रहा और 11 पंडित वहां पे बैठे थे। उसके बाद फिर उन्होंने काम शुरू कर गुफा का, फिर उन्होंने पर्ची डाली और एक कन्या से तीन बार एक कन्या से पर्ची उठवाई गई। फिर उसने वहां पे लिखाया भाई यहाँ पे आपको गुफा बनाने की इजाजत है, तब जाके वहां पे हुआ। हम इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जी त्रासदियां यहाँ पे हुई हैं 84-85 में 4 लोग मरे थे वहां पे एक अपना भारी बर्फबारी हुई थी, स्नोफॉल हुआ था बहुत ज्यादा, तो उसके अंदर आगे दबके मर गए थे। दूसरी बार 2017 की बात है, तो तब यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी आतुकारी के आगे, तब मरे थे वहां पे लोग। आज जो घटना अभी हुई है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी प्रलय हुई है और ये इंडिकेट करता है किस बात पे कि देवी का स्थल है, वो आदि शक्ति भवानी वहां पे है। अगर उसके द्वार में अगर ऐसी बातें अगर होना शुरू हो जाएंगी तो मैं समझता हूं कि ये हमारे समाज के लिए, खास करके मैं अपने बारीदारों के लिए कहूंगा, हमारे पूर्वज वहां रहे हैं, हमारे पूर्वज ने वहां पे पूरी जिंदगी दे दी है, तो हमारे लिए तो बहुत ही, मैं सोचता हूँ कि मैं उस दिन जिस दिन ये घटना हुई, मुझे 3 बजे फोन आया रात को, मैं सो नहीं पाया और पिछले 3 दिन से मैं आपको बता दूं मैं डिस्टर्ब हूं। इसलिए डिस्टर्ब हूं कि मेरी आस्था वहां जुड़ी हुई है। मुझे पता है मेरे दादा वहां पे रहते थे, मुझे पता है मेरे बारीदार जितने भी लोग रहते थे, हम वहां पे पूजा करते थे, वहां पे 24 घंटे के लिए क्या करते थे मेरे दादाजी। मैं आपको एक बात और थोड़ी सी बात जोड़ना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ, भवन में किस तरीके से आते थे। राया कृपाल देव होते थे जम्मू के अंदर, 816 की बात है, 816 और आज 2022 है, 1000 बरस से 173 बरस से हम तो वहीं पे 1073 बरस से हम वहीं पे थे। और बाप तब वहां पे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, महाराजा हुक्म करते थे कि आपने वहां पे जाना है। बारीदार क्या थे, बारीदार एक था टर्न भाई, आज मेरी टर्न है, कल आपकी टर्न, वो बारीदार थे।
तो वहां पे क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे, जहां पे तेल घर से ले आते थे, जोत जलाते थे वहां पे जाके, और जोत जलाने के बाद मैं आपको बता दूं, आज तो सूजी है, सब कुछ है, हलवा बन के चढ़ता है, आज तो पता नहीं कितने भोग लगते होंगे, मैं नहीं कहूंगा, बट हमारे समय में जो हमारी श्रद्धा होती थी, मुझे पूरा याद है कि आटे, अपना मक्की के आटे का हलवा बना के वहां पे माता रानी की चढ़ाया जाता था। और जब पूजा होती थी, पूजा के वक्त मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पूजा होती थी, पूजा के वक्त जोत जलती थी, उसके बाद जोत फिर, क्यों यात्रा होती नहीं थी और तेल के लिए पैसे इतने होते नहीं थे, तो वो जोत को बंद कर दिया जाता था। तो ये हमारे पूर्वजों ने सहन किया है। और मैं एक बात और सुनाना चाहता हूँ, हमारे पूर्वज वहां पे ना तो साबुन लगा के नहाते थे, ना साबुन लगा के हाथ, वहां पे मिट्टी से, और हफ्ता हफ्ता वहां रहना है, ना साबुन से नहाना है, ना साबुन से हाथ धोने हैं, इतनी पवित्रता रखते थे हमारे लोग। मुझे एक बात पूरी और याद है कि वहां पे एक कोई, वहां पे मेरे ख्याल से कोई वहां पे लोग थे, वहां पे एक जूं कहीं के चलना शुरू हो गई। उन्होंने क्या किया, पीछे किसी बंदे ने बोला, भाई आपके पीछे जूं चढ़ी है, उसने कहा उसको मारना नहीं, उठा के वहां फेंक दो। ये माता के द्वार की बाहर वाला जहाँ पे अटका होता है। मतलब इस तरीके की कहानी, इस तरीके की बातें हमने वहां पे सीखी हैं। और आज वहां पे जो हुआ है, बड़ी ही दुखद घटना हुई है। मैं सोचता हूं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, यात्रा पे कंट्रोल होना चाहिए। यात्रा कम से कम 25 से 30 हजार यात्रा जानी चाहिए। मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको कि अगर 25 से 30 हजार यात्रा जाए वहां पे 24 घंटे 30 हजार यात्रा छोड़ते हो अगर आप लोग, 24 घंटे के अंदर 4 घंटे पूजा के लिए, 20 घंटे यात्रा, 1500 आदमी को 1 घंटे में यात्रा हो सकती है। और एक आदमी के हिस्से 2 सेकंड आएंगे, 2 सेकंड आएंगे। जो यात्री दिल्ली से आया है, जो यात्री महाराष्ट्र से आया है, जो यात्री गुजरात से आया है, जो यात्री देश के किसी कोने से भी आया है, उसके लिए 2 सेकंड माता के द्वार में दर्शन करने के लिए ज्यादा नहीं है। मैं ये समझता हूं कि 2 के सेकंड भी ठीक है। उसके अंदर आप आपके कहीं कोई बीबीआई पे आ जाते हैं, वो भी फिर उनको टेस्ट करना है। तो मैं ये समझता हूं कम से कम यात्रा जो 30 हजार से ज्यादा नहीं छोड़नी चाहिए ऊपर, और 30 हजार पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, 30 हजार यात्रा। और खुद मैं ये कहूंगा, श्राइन बोर्ड ने जितने भी यहाँ पे कंपनी वालों को ठेके पे दे रखा सब कुछ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कंपनियां जो बाहर से आई हैं, जैसे यात्रा पर्ची कंपनी को दे दी है, सफाई कंपनी को दे दी है, जब कहीं और कोई काम सिक्योरिटी जो प्राइवेटाइजेशन की है, मैं सोचता हूं कि इनको इमीडिएटली उनसे संबंध तोड़ के अपनी भर्ती करनी चाहिए श्राइन बोर्ड को, और रोजगार लोगों को देना चाहिए। लोगों उनको देना चाहिए जिनको पीड़ा है, जिन्हें इस स्थान से दुख दर्द पहुंचा है। जो स्थान, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बारगार कहां कहां रहते हैं? बारगार ये माता की पहाड़ी है, बारगार यहाँ पे रहते हैं, बारगार पूरे चारों साइड में बारगार रहते हैं। तो बारगारों की आबादी कोई ज्यादा नहीं है, 20 से 25 हजार जाते हैं, सारे की आबादी सारी हमारी यही है। और पिछले सालों से मुझे लगता है 20 से 25 हजार भी, मैं कुछ 25 हजार ही होगा, 25 रुपये कहूंगी। आज से कोई 5-6 साल पहले मैंने एक अपने तौर पे एज ए बारगार के प्रेसिडेंट के तौर पे मैंने गणना कराई थी, तब हमारी 22 हजार कुछ आबादी थी सारी, आज 25 हो गई होगी। तो 25 हजार जो हमारी आबादी है, वो सारी सराउंडिंग माता की पहाड़ियों के पीछे रहती है, आगे पीछे रहती है। तो मैं चाहता हूं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इनको यहां से छुट्टी करके बारगारों को, बच्चों को नौकरियां दी जाए, ताकि उनका रोजी रोटी चले और उनको दर्द पीड़ा है अपनी जगह से। जैसे ये बात बताइए, हादसा जो 31 की मध्यरात्रि को हुआ, दूर की बात नहीं है, कुछ साल पहले की परंपरा थी कि वेटिंग पर्ची मिलती थी और यात्री को वेटिंग के ग्रुप के हिसाब से छोड़ा जाता था। अचानक क्यों श्राइन बोर्ड ने बंद किया? अगर बंद इसको किया तो इसके लिए गंभीर प्रयास क्यों नहीं किए गए? अगर किए जाते, आपको लगता है हादसा नहीं होता? मैं समझता हूँ कि श्राइन बोर्ड को, वही आपका बिल्कुल आपने ठीक कहा अर्केश जी, कि बेहतरीन सवाल है आपका। मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि जिस तरीके से यात्री पहले आते थे, श्राइन बोर्ड जिस तरीके से नंबरिंग पर्ची लगाते थे, भाई ये आपको नंबर मिल गया, ABC ग्रुप बनते थे पहले, वो उसी तरीके से चलते थे। अगर यात्रा अगर 20 साल चली गई ऊपर, फिर आपको यात्रा पर्ची काउंटर मिले, फिर उसके बाद आपको वेटिंग पर्ची मिलती थी। मैं ये डिमांड करता हूं आपके माध्यम से माननीय उपराज्यपाल जी से, मैं करता हूं, मैं कहना चाहता हूं उपराज्यपाल जी से, आप चेयरमैन हैं, आपके बोर्ड के मेंबर्स हैं, CEO श्राइन बोर्ड हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि उसी परंपरा को दोबारा बहाल कीजिए। मुझे लगता है आपको जो आप लोग ये अपना ईमेल टिकट करने की जो अपना यात्रा पर्ची करने सोच रहे हैं, ये कभी नहीं सोचेंगे और यात्रा कंट्रोल पे आएगी।
अगर ये आपको ऑनलाइन टिकटिंग अगर फैसला मुझे इसको लागू करते हैं, कहीं ना कहीं अगर यात्रा पर्ची काउंटर को बंद करने के रोक आते हो तो किस तरह का एक्शन जो है आपकी तरफ से लिया जाएगा? मैं अपना बारिदार पूर्व प्रधान होने के नाते मेरा रिएक्शन यही होगा कि पहले तो हमें माननीय उपराज्यपाल से अपील करनी चाहिए और उसके बाद जो सीओ या जो भी इससे रिलेटेड जो ऑफिसर हैं उनके आगे हमारा मसला उठाना चाहिए, हमें उसका हमें प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, ताकि मैं चाहता हूं कि 60 से 70% लोग 80% लोग अनपढ़ लोग जाते हैं यहाँ पे जिनको नॉलेज नहीं है। मैं खुद अपनी बात सुनाता हूँ जी, मुझे खुद भी टिकट करना नहीं निकालना नहीं आती है, मैं मोबाइल जरूर चलाता हूँ, मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे ही वैष्णो देवी आना पड़े तो मुझे टिकट मतलब अगर ऑनलाइन टिकट लेनी पड़े तो मैं तो ले नहीं सकता हूँ। तो बाकी जो यहाँ पे जो यात्री यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, जो बसों पे आते हैं, जो धोती पहन के आते हैं, गरीब जनता कितनी आती है यहाँ पे, आप तो देखते रहते हैं। 70 से 80% तो गरीब लोग आते हैं यहाँ पे। 20 मैंने कहा 15 से 20% लोग होते हैं जो हाई फाई लोग होंगे, वो हाईवे चले जाते हैं तो ट्रैक पे कौन जाएगा? ट्रैक पे गरीब आदमी आता है, तो उसके लिए क्या सुविधा देखिए। ये चीज बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण जो होने जा रहा है उससे व्यापार कितना ज्यादा प्रभावित होगा और यात्रा की संख्या में कितनी ज्यादा कमी आएगी? मैं ये सोचता हूँ कि कल से आप तो देखिएगा यात्री दिल्ली से अगर सोचेगा भी मुझे वैष्णो देवी आना है, पहले वो अपना टिकट देखेगा, ईमेल अपना मेल चेक करे यहाँ पे अपना भाई मुझे टिकट ऑनलाइन टिकट मिल नहीं रही। अगर उसको टिकट मिल गई तो शायद उसे अपना ट्रेन की टिकट नहीं मिले, शायद तो जहाज की टिकट नहीं मिले, कुछ अगर यहाँ वाली टिकट मिली, यात्रा पर्ची मिल गई उसको ऑनलाइन पे तो यात्रा पर्ची निकाल दी, तो जहाज की टिकट नहीं मिलेगी उसको, अगर यहाँ पे रेल की टिकट नहीं मिलेगी तो वो वाली टिकट भी कर देगा। और काउंटिंग वहां पे क्या होगा, जहाँ पे आने वाली यात्रियों की काउंटिंग तो वो आ जाएंगे, तो नहीं जी 15,000 टिकट दे दी है, 30,000 टिकट दे दी, श्राइन तो यही कहेगा ना, पर 30,000 टिकट हो गई है तो यात्रा पहुंचेगी 20,000। तो उससे क्या होता है कि यात्री जो है वो वैष्णो देवी आने से कतराएगा। जिसका प्रोग्राम आज का बना हुआ है, मैंने आज वैष्णो देवी आना है और मैंने आज टिकट लेनी है, तो वो कल के लिए ये करेगा नहीं, मतलब अपना जो प्रोग्राम नहीं जो उसने प्रोग्राम बनाया होगा वो एक्सटेंड करेगा, वो कल बनेगा नहीं बने, क्या पता 6 महीने बाद बने। तो इस तरीके की दिक्कतें जरूर आएगी। तो इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं आपके माध्यम से, माननीय उपराज्यपाल से, श्राइन बोर्ड की अथॉरिटी से ये कहना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं कि ये बड़ा जल्दबाजी में उठाया गया स्टेप है, इससे आप प्लीज पीछे लीजिएगा स्टेप को, कि जो अपना ऑनलाइन टिकट ऑफलाइन ही चले दीजिए, ऑफलाइन टिकट ही सबसे मौजूदा जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसका हल यही है। धन्यवाद।